हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। जहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके सीईओज़ कोई इंडियंस लगे हुए हैं, ज़्यादातर जो हैं वो हिंदूज़ हैं या फिर कोई कह लें 1-2 कोई हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, जो कि क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदूज़ हैं। मुसलमान आज इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है, ख़ास तौर से इस बड़े-सग़ीर पाक-व-हिंद का मुसलमान? जी, पहले अरमान साहब बहुत शुक्रिया। आज यकीनी तौर पे ये जो टॉपिक है, ये रियली मेरे हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है। हमने हमेशा बीइंग ए मुस्लिम बॉर्न और पाकिस्तानी होने के नाते ये सवाल हमेशा रहा कि हम मुसलमान जो हैं वो पीछे क्यों रह गए हैं और क्यों रहते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान और फिर पाकिस्तान भी कंपैरेटिवली इंडिया से बहुत पीछे रह गया। अच्छा, इसके लिए हमें जो है मेरा ख़्याल है मैं जो है ना हमारा जब हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो उससे पहले हमें एक अमूमी पस मंज़र बतौर मुसलमान, चूँकि इसमें सवाल जो है बुनियादी वो मुसलमान जो है वो डिस्कस हो रहा है इस खित्ते का। तो इसके लिए हमें जो है ज़रा थोड़ा-सा एज़ ए मुस्लिम जो है और हमारी जो इस्लामी हिस्ट्री है इल्म के लिहाज़ से, तालीम के लिहाज़ से और अकीदे के लिहाज़ से जो भी एक एक इसका पूरा एक साइकोलॉजिकल एक पस मंज़र है। तो उ उसको थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि मैं दोस्तों के सामने थोड़ी-सी चंद चीज़ें लेके जाऊँ पीछे कि ये जो है क्योंकि ये कोई ऐसी सतही बात नहीं है हमारे मुसलमानों के पीछे रह जाने की। ये बड़ा डीप मामला है। इसके लिए जो मेरा जो व्यू पॉइंट रहा है मैंने खुद बड़ी रिसर्च की है इस मौज़ू पे और ये इस सवाल ने हमेशा बहुत तंग किया है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है, जो मेरे नज़दीक मुसलमानों के पीछे रह जाने की, वो ये है कि मुसलमानों ने कहीं न कहीं इनके पता नहीं किसने इनके मन में डाल दिया हुआ है कि इस्लाम जो है वो ज़ाब्ता हयात है। इसको कहते हैं कोड ऑफ लाइफ़ कि इस्लाम जो है वो ज़िंदगी के हर मामले में वो जो है वो हमें गाइड करता है और इस्लाम ही जो है वो डिटरमिन एक फैक्टर होगा किसी भी चीज़ के लिए। वो पहले कुछ भी हो, पहले हम देखेंगे कि इस्लाम पे पूरी चीज़ उतरती है कि नहीं उतरती। अगर नहीं उतरती तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, अगर इस्लाम के मुताबिक है तब हम उसे कबूल करेंगे। तो मेरे ख़्याल में जो सा एक बहुत बड़ा जो जो ब्लॉक किया हुआ है मुसलमानों की डेवलपमेंट और इसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, वो इस वजह से हुआ है कि मुसलमानों ने इन्होंने ये शर्त रख ली हुई है कि इस्लाम जो है वो हर चीज़ पर मुकद्दम है, हर चीज़ पे अव्वल है। एक तो ये बात हो गई। अब मैं फ़िलहाल थोड़ा-सा इसको हम एलैबोरेट करेंगे थोड़ी देर बाद, जब दोस्त भी डिस्कस होंगे, मैं चंद पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। दूसरी चीज़ जो है मुसलमानों की, ये आप देखें कि मुसलमानों का इनकी जो इबादत हैं, जो हम जो वर्शिप करते हैं, जो हमारी इबादत जिसको हम कहते हैं। अच्छा, उस वो भी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है किसी भी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होने के लिए, मॉडर्न दौर में, ख़ास तौर पे मॉडर्न दौर के लिए। अब आप देखें कि हमारे यहाँ हम पे फ़र्ज़ है 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। हर घंटे, डेढ़ घंटे के बाद हमने अपना कोई भी काम-काज है उसे छोड़ना है, उसकी सीट उसे छोड़ के हमने नमाज़ पढ़ने चले जाना है। अब ये 4-5 दफ़ा ये एक आप अपनी जो रूटीन है, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाएँगे अपनी ड्यूटी पर, अपने काम पर और वो जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगा। हमने देखा है कि हम दुकानदार किसी बाज़ार में जाते हैं चीज़ लेने, तो आगे दुकान खाली होती है, किधर है जी दुकानदार किधर है? वो जी नमाज़ पढ़ने गया हुआ है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर किधर है जी? डॉक्टर साहब किधर हैं जी? वो नमाज़ पढ़ने गए हुए। ये चीज़ें जो हैं, आपको पता होगा जो क्योंकि हम मॉडर्न डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं आज के दौर में। तो आज के दौर में ये जो बार-बार उठ के आप अपनी ड्यूटी और काम से उठ के कहीं जाएँ, तो ये होगा। अब फिर देखिए कि मेरा मतलब है कि अब फिर हफ्ते में एक पूरा दिन हमारा जुम्मे का जो दिन है, एक दिन वो गया। 1 साल में 1 महीना पूरा हम रमज़ान का है, वो भी हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो 25% भी नहीं रहती एज़ ए मुस्लिम जहाँ भी मुसलमान होते हैं रोज़े और रमज़ान की वजह से। फिर हज वग़ैरह, उम्रे आते रहते हैं, अशूरा, मुहर्रम आ जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट एक ये भी है कि हमारा जो मज़हब है वो इबादतों का से वो लोडेड है, ओवरलोडेड है हम।
जब आप हर वक़्त आपका ध्यान इस ज़िंदगी की तरफ नहीं, अपने मज़हब और अपने मुक़द्दस जो है उनकी तरफ रहेगा, तो फिर ये है कि फिर आप इस दुनिया के कंपैटिबल नहीं रहेंगे, आप इस दुनिया के साथ नहीं चल पाएँगे। तीसरा पॉइंट मेरे नज़दीक ये है मुसलमानों का, एक इसकी पूरी इस्लामी आप तारीख़ देखें, तो इस्लाम की सारी हिस्ट्री जो है वो शरीयत वर्सेस रैशनैलिटी, इनके कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है। एक तरफ इल्म होता था, साइंस होती थी, फ़लसफ़ा होता है, दूसरी तरफ हमारा मज़हब होता है। हमें ये कहा जाता है कि फ़लसफ़ा नहीं, रैशनैलिटी नहीं, हमने शरीयत को डोमिनेट करना है। इवन हमारे पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ़ नहीं बन सकता। तो अब ये सारी एक बैकग्राउंड है जिसमें मुसलमानों ने ये दावा है हमारा कि मुसलमानों ने साइंसदान पैदा हुए। अब मुसलमानों में जो साइंसदान पैदा हुए थे, हकीकत ये है कि उन सब पर कुफ़र के फ़तवे लगे थे, सबको पनिश किया गया था, कोड़े लगाए गए थे, उनको मारा गया था। तो वो इब्ने रुश्द हो, वो इब्ने सीना हो, अल-फ़ाराबी हो, हेथम हो, किंडी को 50 कोड़े मारे गए, ये कह के कि इसके ख़यालात ख़तरनाक हैं। तो ये एक पूरी की पूरी ये चलती है और गज़ाली जो है, गज़ाली से लेके मौलाना मदूदी तक हम अपने आ जाते हैं अपने ज़माने में, तो सबका ये फ़ैसला था कि अक़ल जो है, जो साइंस जो है, जो फ़लसफ़ा जो है, उसको ओवर रूल करेगा हमारा मज़हब, हमारी कुरान और सुन्नत। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक 1500 साल की एक मसलसल हिस्ट्री है मुसलमानों ने जब इल्म से, तालीम से, अक़ल से को अवॉइड किया है, उससे दूर रहे हैं। तो अब इसी तरह हमारे अब सब कॉन्टिनेंट में आ जाएँ, यहाँ भी हम देखते हैं तो कि जो जिनकी आपने रेफ़रेंस किया है 800 साल, 1000 साल जिन्होंने हुक्मरानी की है, आप देखते हैं कि उन्होंने किले तो बनाए, बागात तो बनाए, मकबरे बनाए, लेकिन उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं बनाई, कोई उन्होंने इल्मी कोई अदारा नहीं बनाया। उन्हें तो पता भी नहीं था कि दुनिया में हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जो है वो बन चुके हुए हैं। पूरी बरे-सगीर की तारीख़ में, मुग़लों की तारीख़ में इनको पता नहीं था कि फ्रेंच इनकलाब, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है, किसी को नहीं पता था। इन्हें पता नहीं था कि अमेरिका में फ्रीडम डिक्लेरेशन हो चुका है। यहाँ किसी को इल्म नहीं था। तो बात ये है कि इनका इल्म से एक मसलसल मैं जिसे हम बैर कहते हैं, बैर जो है हमारा तालीम और इल्म से हम हमेशा मुसलमान जो हैं हम उससे दूर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम इन चीज़ों को हम करेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने आप को इंक्लूसिव नहीं करेंगे, हम आज की दुनिया के साथ खड़े नहीं होंगे, हम अपने मज़हब को कुछ देर के लिए बैक फुट पे नहीं लेके जाएँगे, मुसलमान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। जी, आपने बहुत सारे जो हैं यहाँ पे टॉपिक्स की निशानदेही की है कि जो रीज़न्स हैं, बल्कि ये कहें उनकी निशानदेही की है जिनकी वजह से इस बरे-सगीर पाक-ओ-हिंद का मुसलमान ही नहीं, दुनिया के मुसलमान जो हैं वो इल्म से कटते चले गए। आप कैसे देखते हैं इनकी इस आर्गुमेंट को? पाकिस्तान के बनने से इस बरे-सगीर के मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ है? जी। अच्छा, थोड़ा-सा मैं इस पे एक ऐड कर दूँ कि जो 1857 में मुसलमानों का 800 साल का जो दौर हुकूमत था, उसके बाद जो डाउनफॉल हुआ है, उसके बाद मुसलमान जो था वो रिएक्शनरी हो गया। और उसने ये सोचना ने हमारी खत्म की है और अंग्रेज गासिब है, लिहाजा हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो अंग्रेज की इजाद करदा हो, उससे परहेज़ करना है। अगर हमने उसको एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब ये है हम अपनी जो डील है, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने हर उस चीज़ को रिजेक्ट करना शुरू किया जिसका तल्लुक इसके कल्चर से था। चाहे वो अंग्रेजी ज़ुबान थी, चाहे वो अंग्रेजी उलूम थे, चाहे वो साइंस थी, लिटरेचर था, उसको उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। बल्कि ये जो सिलसिला था ये 1857 से 1857 से पहले शुरू हो गया था। यानी 1824 में अब ये देखिए मैं थोड़ा-सा एटीट्यूड आपको बता दूँ कि 1824 में अंग्रेज़ों ने ये कहा कि जी हम यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज कायम करना चाहते हैं कलकत्ता में। लेकिन जो हिंदू लीडर्स थे उन्होंने राजा राम मोहन रॉय की क़ियादत में ये कहा, जी आप संस्कृत का कॉलेज शुरू ना करें, आप अंग्रेजी का कॉलेज शुरू करें। ये 1824 की बात है। और 1835 में जब अंग्रेज़ों ने कहा कि हम स्कूलों में अंग्रेजी की क्लासेस शुरू करेंगे तो 8000 मुसलमान मौलवियों ने एक तहरीर लिखी, उसपे दस्तखत किए और उन्होंने कहा जी कि अंग्रेजी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्कूलों में। 1835 में बंगाल के अंदर मुसलमानों ने एक मुश्तरका फतवा दिया था जी। लॉर्ड मैकॉले के जब एजुकेशन रिफॉर्म्स आए तो हिंदुओं ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और मुसलमानों ने उसको बॉयकॉट किया। 8000 उलेमा ने उस पे दस्तखत किए थे। अच्छा, अब ये एटीट्यूड था और उसका नतीजा फिर ये निकला कि इवन सर सैयद अहमद खान ने ये कहा कि जनाब उन्होंने बल्कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक उन्होंने बयान दिया, स्टेटमेंट दी कि जी मुसलमान
बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है अपनी सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट में, इंप्रूवमेंट में, आगे बढ़ने में। तो ये उस वक्त के हालात थे। ये बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो गया और वो फिर चलता आया और फिर पार्टीशन तक हम देखते हैं कि हमेशा मुसलमान बहुत पीछे रहे और बाकी जो कौमें थी वो काफी आगे निकल गई, क्योंकि उन्होंने वो अंग्रेजी जो तालीम थी और वो जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम थी उसको अपनाया, लेकिन मुसलमान इसमें पीछे रह गए। एक छोटे से मैं फिगर्स आपको कुछ फिगर्स दे दूं मैं आपको कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ये बात है जनाब 1870s की, उसमें 6 पीएचडीज थे कलकत्ता यूनिवर्सिटीज में जिन्होंने लॉ में पीएचडी किया था, उनमें एक भी मुसलमान नहीं था। 4 ऑनर्स थे और उनमें कोई मुसलमान नहीं था। एलएलबी टोटल 705 थे जिनमें सिर्फ 8 मुसलमान थे। इंजीनियरिंग और मेडिसिन में कोई मुसलमान नहीं था। एमए जो किया था वो 326 में से सिर्फ 5 मुसलमान थे, 326 में से। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुसलमानों का क्या हाल था। यानी 30 मुसलमान थे 1343 में से जिन्होंने बीए किया था। तो अब बात यह है कि अब आप आगे आ जाएं, फिर पार्टीशन होती है। पार्टीशन में ये हुआ कि एक बहुत बड़ी जो मिडिल क्लास थी वो मूव करके इंडिया से इधर पाकिस्तान आ गई और वो यहाँ आके ज्यादातर सिंध के जो अर्बन सेंटर्स थे वहां पे सेटल हो गई। अब वो तो वहां सेटल हो गए तो एक तो ये भी लॉस हुआ कि एक बड़ी तादाद मुस्लिम मिडिल क्लास की इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पे आ गई और वहां पे फिर वो इंडिया में वो एक बहुत बड़ा एक खला पैदा हो गया। तो जो मुसलमान थे वहां पे उन्होंने ये कहा कि यार अब हमें इस कंपनसेट कैसे करना है। तो अब उन्होंने जो मेजोरिटी थी मुस्लिम्स की वो उन्होंने बच्चे पैदा करके गलियों में फेंकने शुरू कर दिए, तालीम हासिल नहीं की और ज्यादा जो उनकी दिलचस्पी थी वो थी कि हमारी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए। सब्सटेंटिव इश्यूज जो थे उनकी तरफ नहीं गए। मुस्लिम जो लीडरशिप थी इंडिया की उसने इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, खास तौर पे जो रिलीजियस क्लास थी या जो इवन जो रिलीजियसली इंक्लाइंड लीडरशिप थी उन्होंने इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। और जो गवर्नमेंट्स रही, खास तौर पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यानी पंडित नेहरू के बाद जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स आई, वो उनकी अपीजमेंट की पॉलिसी थी। उनका इस चीज पे फोकस था कि यार इनको सब्सिडीज दी जाए, इनको मराहत दी जाए, इनको मिनिस्ट्रियां दी जाए, इनको बाहर एम्बेसडर बना के भेज दिया जाए, तो ये खुश हैं। लेकिन जो मुस्लिम मेजोरिटी थी उसकी अपलिफ्ट के लिए कोई सब्सटेंटिव काम नहीं किया गया इंडिया में। अच्छा, पाकिस्तान में ये लोग आए और शुरू में यानी इनिशियली 50s में इनकी डोमिनेंस थी, यानी मुख्तलिफ सरकारी महकमों में भी थे ये और इदारों में भी थे, लेकिन बतदरीज वो कम होती चली गई क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो थे यहाँ पे, पंजाबी जो एलीट थी वो पढ़ रही थी, तालीम हासिल कर रही थी, जो पख्तून थे वो आगे आ रहे थे, सिंधी आगे आ रहा था। तो इनको फिर ये यहाँ पे एहसास होने लगा कि यार हम तो पीछे रह रहे हैं। फिर वो एक यानी महाजरों में एक ये चीज डेवलप हुई कि यार हमने अपनी यहाँ पे भी आइडेंटिटी बनानी है। तो फिर वो मुख्तलिफ सियासी प्लेटफॉर्म्स पे भी आ गए और उन्होंने यहाँ पे आके वो सब कुछ करना शुरू किया। लेकिन स्टिल आप देखिए कि अभी भी जो इंडिया का मुसलमान है वो आप देख लें कि मेरा ख्याल है 15% है इस वक्त इंडिया में मुसलमान जो है, लेकिन और उसके मुकाबले में सिख और जैन और ये कम है, क्रिश्चियंस ये कम है। लेकिन आप देखेंगे कि इन कम्युनिटीज में आप देखें कि वो बहुत आगे हैं मुसलमानों से ओवरऑल। आप देखें इंडिया में और यहाँ पे भी आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे अरशद साहब ने कहा कि वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई होती हैं कि यहाँ पे उन्होंने स्टेट आइडियोलॉजिकल बना दी। इंडियन मुस्लिम तो एक सेकुलर स्टेट में रह रहे हैं और जो डेवलपमेंट होती है, जो साइंटिफिक आपकी एक ग्रोथ होती है, वो एक सेकुलरिज्म का प्रोडक्ट है, वो एक डेमोक्रेसी का प्रोडक्ट है। आइडियोलॉजिकल स्टेट में तो ये चीजें पीछे चली जाती हैं। अब एक ऐसा मुल्क जहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप इस्लामियात पढ़ा रहे हैं, उसने क्या डेवलप करना है? आइडियोलॉजिकल स्टेट ने तो बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल, यानी एक साइंटिफिक डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। हमारे यहाँ उस्ताद जो है वो फिजिक्स पे पहले एक लेक्चर देता है और बाद में वो कहते हैं जी कि ये बस किताबों में लिखी हुई बातें हैं, ये कायनात जो है ना ये खुदा ने बनाई है, तो आप जो है ना ये जो किताब में लिखा है ना इसकी तरफ ना जाएं आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों की जो पसमानदगी है वो अभी भी मौजूद है, भारत में भी, पाकिस्तान में भी। भारत में उसकी कुछ और वजूहत है, वहां पे वो अपनी आइडेंटिटी के चक्कर में है, वो सब्सटेंटिव इश्यूज पे फोकस नहीं कर रहे। पाकिस्तान में वो आइडियोलॉजिकल स्टेट है कि यहाँ पे इसहाक डार ने अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाने हैं तो वो वहां पे भी कुछ मुकद्दस यानी आयात का सहारा ले रहे हैं। और अगर कोई नई फिल्में बन रही हैं, 5-6 नई रिलीज हो रही हैं, तो मरीम औरंगजेब वहां पे भी अल्लाह ताला के फजलो करम का जिक्र कर रही हैं जी कि जो 6 फिल्में हमारे यहाँ इस साल रिलीज हुई हैं ये अल्लाह ताला के फजलो करम से हो रहा है। तो जहाँ पे हर चीज का तल्लुक मजहब से आप जोड़ेंगे और हर चीज जो है वो खुदा के कंट्रोल में है और हर चीज खुदा ने करनी है, तो फिर आपने क्या करना है वहां पे? जी वसीम साहब, आपने तो बहुत ज़्यादा बातें कर दी हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है। आप चाहते हैं कि इस खित्ते का मुसलमान तरक्की करे और शायद आपने अपने उन्हीं जज़्बात को यहाँ पे रखा है। उम्मीद है कि लोग उन्हें एक राइट स्पिरिट में लेंगे। हमारा इफ्तिकार साहिबा की तरफ चलते हैं जी। हमारा आप निशानदेही करें, बरे-सगीर पाक व हिंद के मुसलमान आज इतनी ज़्यादा पसमानदगी के शिकार क्यों हैं? आप कैसे देखती हैं इस खित्ते के मुसलमानों के हालात को?
आई मीन मेरे से जो पहले मेरे दोस्त हैं सब, इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं, वो सारे पॉइंट्स जो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वैलिड हैं, जो बिल्कुल जो उनकी जेन्युइन रीजंस हैं वो सारी इन्होंने वो बताई हैं। उनमें से बारी बारी मैं ये कहूँगी कि पहले नंबर पे तो मैं ये समझती हूँ कि जब बरसगीर में इतने 100 साल अगर मुसलमानों ने हुकूमत की, तो जैसे अर्शद साहब ने फरमाया कि वाकई उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। तब आप देखिए रेनेसां का टाइम था, दुनिया में हार्वर्ड, दुनिया में यूनिवर्सिटीज बन रही थी, यहाँ पे उन्होंने कोई किसी किस्म का काम नहीं किया था। और ये और बात है कि इक्वालिटी एक किस्म की समझ लें कि उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं या दूसरी बाकी सिखों सबको ही उन्होंने जाहिल रखा था, उन्होंने ये इसमें कोई तफरीक नहीं की थी। सेकेंडली मैं ये समझती हूँ कि इनका पाकिस्तान या फिर बरसगीर के जो मुसलमान ये नॉस्टैल्जिया के शिकार हैं, इनको वही दौर इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है, ये हमेशा ही इस चीज में रहते हैं कि हम थे, कभी हम थे। उसके बाद जब अगर उससे थोड़ा सा आगे जब जाते हैं, मैं तो इससे पहले भी अगर चले जाऊं तो मैं नहीं समझती कि अगर जब मुसलमानों के एक जिसे सुनहरा दौर कहा जाता है तब की मुझे यूनिवर्सिटीज दिखा दें, तब की आप मुझे इल्म की तरक्की दिखा दें, जैसे अर्शद साहब ने फरमाया है। और ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि उनको तो सजाएं दी जाती थी, जो साइंस की बात करते थे उन्हें वो सारा काम आपकी तफसीर, अहादीस और वो कुरान पे हुआ है, अदरवाइज आपका साइंस पे कोई काम नहीं हुआ। जब वो मुसलमानों का भी रोशन दौर था, बिल्डिंग्स पे, बाकी चीजों पे, इन्वेजन पे, वो सारा कुछ काम हुआ होगा, लेकिन इल्म पे काम नहीं हुआ जैसे मॉडर्न उसमें हुआ। वहां से लेकर भी बरसगीर में कहाँ क्या होना था। उसके बाद अंग्रेज आ गए। अगर अंग्रेज आए हैं तो आप एक बिल्कुल ही एक साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट होता है कि जो उससे पहले हुक्मरानी में रह रहे होते हैं, रिएक्शन उधर से ही आना था। बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो पहले ही उनके अंडर रह रही थी, मुसलमान रूलर्स थे, सिख थे, हिंदू थे, जो भी बाकी कम्युनिटीज थी, वो तो उनके वो पहले ही रूलिंग जो है वो उनको वो एक्सेप्ट कर चुके थे। तो वो तो यूं समझ ले एक मेंटल पीस में थे। जो मुसलमान थे उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका था, हालांकि अकल का इस्तेमाल तो वैसे भी हराम है ना, तो उसमें इसलिए उन्होंने समझा कि ये रिएक्शन जो है आना है वो हमारी तरफ से ही आना है, ये अंग्रेज हमारे ही दुश्मन है। और अंग्रेजों को, और जैसे अंबर ने भी जिक्र किया है, वसीम साहब ने भी बात, मैं नहीं समझती कि इनको दूर रखा गया। मैं इसको टोटली जितना मैंने पढ़ा है, ये खुद दूर रहे हैं। इनको आज तक आप मुझे बताएं कि इंडिया में आप अगर शोबिस में चले जाएं तो इतने मुसलमान वहां पे कैसे काम कर रहे हैं? किसने रोका हुआ है उन्हें? अगर वो तालीम में चले जाएं, कंप्यूटर में चले जाएं, जब आपने तादाद बढ़ाने के ऊपर जोर दिया मुसलमानों का, इंडिया में स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि हम जितने बच्चे पैदा करें ताकि हमारी तादाद ज्यादा और हम पावर में आए। उसके बाद कुछ अवैसी साहब जैसे लोग हैं, कुछ ऐसे हैं, वो इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, और उन्होंने एक प्लेसिबो इफेक्ट में रखा हुआ है कि जो डमी किस्म के जो उनके वो सॉल्यूशंस देते हैं और वो लोग उसी के पीछे हैं। तो मुझे ये बता दें कि ऐसे लोगों को आप कैसे एजुकेट करेंगे? मुझे कोई एक रीजन बता दें कि उनको साइंस की तरफ कैसे लाएंगे? तो अब ना तो मैं नहीं समझना अंग्रेजों ने दूर रखा। हाँ, जब अंग्रेजों ने भी देखा कि इनका रिएक्शन जो है वो स्ट्रांग है और ये इनके एक रिएक्शनरी और इनको डील करना मुश्किल है, तो फिर उन्होंने ऑब्वियसली उनका झुकाव जो था वो बाकी कम्युनिटीज की तरफ ज्यादा था, जिन्होंने इनको एक्सेप्ट किया, जो उनके साथ चले। स्टिल मैं कहती हूँ उनके साथ कोई जुल्म नहीं हुआ था मुसलमानों के साथ। मैं नहीं समझती ना उनको किसी चीज से दूर रखा गया। अंग्रेजी से दूर रखने के लिए अंग्रेजों ने कहा था, हिंदूज ने कहा था, सिख ने कहा था, फतवे मौजूद हैं, आपके सामने फतवे मौजूद हैं कि मतलब उन्होंने कहा जो अंग्रेजी पढ़ेगा वो आप मतलब इस्लाम से खारिज है। आपका सारा इल्म जो है, आप मुझे बता दें कि वो सारा इल्म जो अब तक है वो कौन सा इल्म है जो आपने दुनिया को दिया है या कोई आपने टेक्नोलॉजी दी है? तो रोका हुआ तो किसी ने नहीं है, किसी भी स्टेज पे नहीं है। जहाँ जहाँ एक्सप्लोर वो करना चाहते हैं, मतलब आप देख लें कि जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं। सेकेंडली अगर आ जाते हैं, सेकंड बात उस पे आते हैं कि पाकिस्तान में माइग्रेट करके आए, आइडियोलॉजिकल स्टेट, मजहब के नाम पर बनाई गई स्टेट। सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम ये समझ नहीं आती कि यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और ये एक मजहबी भी स्टेट है। इससे बड़ा ड्रामा क्या हो सकता है कि आप एक सेकुलर स्टेट बनाएं और जब एक मजहबी स्टेट है तो सेम इज लाइक, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में भी बच्चों को मदरसा भेजना ज्यादा जरूरी है? जब हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाया जाएगा, हिफ्स करवाया जाएगा, हिफ्स को बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि उसको कई ऐसे भी मौलाना है जो उन्होंने फतवे भी ये दिए कि आप अब हिफ्स ना करवाएं, हिफ्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो जराए थे वो उनको महफूज करने के लिए नहीं थे, अब आप, लेकिन नहीं, हमें उस चीज से हटना ही नहीं है। जो प्रोग्रेसिव किस्म के मुसलमान हैं हम उनको पहले रिजेक्ट कर देते हैं। एंड द सेकंड थिंग, जैसे अर्शद साहब ने फरमाया कि नमाज, रोजा, अच्छा नमाज के लिए मैं बात करूं कि कुछ जो मौलाना हजरात हैं या जो आप यूं समझ लें कि इस्लामी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा कि आप 5 वक्त की नमाज एक टाइम पे पढ़ लें, तो ये अलाउड भी है और बहुत सारे फिरकों में। और लेकिन मुसलमानों ने कहा नहीं, ये तो इस्लाम पे हमला है, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो दुनिया को टॉर्चर करेंगे, हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, हमने तो वही उसी रूटीन में चलना है। द सेकंड थिंग, मुहर्रम का आप मुझे ये बताएं कि आप बहुत सारे सेक्ट्स हैं, आप यकीन माने कि हमारे यहाँ 40 दिन बाजार बंद होंगे, 40वां हो रहा है, कभी कुल हो रहे हैं, कभी मातम हो रहा है। आज की दुनिया में मैं उनको हिट नहीं कर रही, बट आप खुद अंदाजा करें कि ये कहाँ की नॉर्मेलिटी है। और आप चाहते हैं कि ये कम्युनिटी, और आप सोचते हैं कि ये कम्युनिटी तरक्की करेगी और ये इल्म हासिल करेगी। हमारे जो सिलेबस में चीजें हैं, आपकी सोच है। आप तो वसीम साहब जानते हैं कि न्यूटन को दुपट्टा पहना दिया था कि उनके बाल लंबे थे तो तुमको लगा वो लड़की है, उसको दुपट्टा पहना दिया। आपको मजाक लगेगा, मुझे याद है। हाँ, आपको मेरी यकीन करें, मेरे बच्चे पढ़ के आते हैं और वो बताते हैं मम्मा हमें, उन्होंने एवोल्यूशन के बता, उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, ये दुनियादारी है, बाकी जो एवोल्यूशन है वो अम्मा हवा और वो वाला, उस पे यकीन रखें। ये चीज हमें साइंस ऐसे पढ़ाई जाती है, जो हमारी साइंस की किताबें हैं, आप अगर पढ़ लेना तो आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि ये साइंस की किताबें हैं। मतलब आप हैरान हो जाएंगे, हमें ना कोई जबान सिखाई जा रही है, ना टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, ना साइंस सिखाई जा रही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह से हम तरक्की करते चले जाएंगे। और इस तरक्की में
इस ये जो यूं समझने के पीछे रखने में किसी का कोई हाथ नहीं है। ये हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, हम रिएक्शनरी उसमें आए हुए हैं। और मैं नहीं समझती कि आने वाले भी कई 100 सालों तक या कम से कम 100 साल तक भी इनमें कुछ बेहतरी आएगी। आप सऊदी अरब में देख लें, बाकी कंट्रीज में देख लें, अगर वहाँ पे निकल रही है, तेल निकल रहा है, बहुत सारी बतात निकल रही है, तो उन्होंने क्या किया? आप कुछ टाइम से तो तकरीबन कुछ सालों से तो आप गवाह है ना, कौन सी यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं? ये एटीट्यूड है मुसलमानों का। कौन सी टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग्स ही बनाई गई है ना? आज तक मुझे ये बताइए कि कौन से इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं वहां पर भी? मे बी क्या ख्याल आ जाए अब, जैसे कि अब नया जो एमबीएस है, उन्होंने इस चीज को जिक्र भी किया है। हम तो कुरान और हदीस को गले से लगा के बैठे हैं, उन्होंने फरमाया है। अब हमने नहीं, ये उन्होंने फरमाया। उन्हीं पे जो भी देखने वाले सुनने वाले फतवा लगाए कि जी हदीस का कोई जो सोर्स है वो हम उसको नहीं समझते कि वो इतना वैलिड है, इसलिए हम लोग उसको माइनस करेंगे और हम सिर्फ कुरान पे चलेंगे। अभी हम नहीं, ये वो कहते हैं। अब यहाँ पर तो आप देखेंगे, बाकी देख लें कि रोजा अपनी जगह, तरावी के लिए बहुत सारे सेक्ट्स में है कि वो लाजिम नहीं, उसके बावजूद हम लोग 3 घंटे की रात को तरावी भी पढ़ते हैं पूरे रमजान में। आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग की बाकी दुनिया में बाकी तालीम भी हासिल करें। मैं नहीं समझती, ये बिल्कुल कंट्रास्ट है और ये टोटली नॉनसेंस है कि आप ये समझें कि उम्मीद रखें कि आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएगा, बेहतरी। एंड वन मोर थिंग, मेरे ख्याल में अगर मैंने सारा टाइम नहीं ले लिया, नहीं आप प्लीज। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ मुसलमानों में, उनको प्रॉब्लम है औरत से। उनको सिखाया गया है मजहब में, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम औरत से, औरत का पर्दा, औरत को काम नहीं करने देना, औरत को बराबरी नहीं देनी, शादियां करनी। अच्छा, कहीं भी ये नहीं लिखा हो कि आपने लाजिम 4 शादियां करनी। आप कानून बना सकते हैं कि आप 1 शादी करें, लेकिन वो नहीं बनाएंगे। कहेंगे तौबा तौबा तौबा, आप ये शिर्क कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई शिर्क नहीं है, गुनाह नहीं है। कुरान ने आपको कहा है कि अगर बेहतर है तो आप एक ही करें, आप लॉ बनाएं और 1 शादी करें। उसके अलावा जायदाद में हक, बेटी का हक, आप जो भी मुसलमान है मेरे, वो जानते हैं कि अच्छा कुरान में, हदीस में, जितना मैंने स्टडी किया है, कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आप बेटी को पूरा हक न दें, आप चाहे पूरी जायदाद दे दें। एक वे ऑफ बताया गया है, ये 1400 साल पहले का, कि इतनी इतनी आप तकसीम करें, लेकिन मना नहीं किया गया चाहे आप बेटी के नाम पूरी जायदाद कर दें। लेकिन वहां पे ये कभी नहीं आएंगे। तो ये प्रॉफिट का गेम है। ये औरत को इतना सप्रेस कर सकते हैं, हर तरह से करते हैं, कोशिश करते हैं, जलील करते हैं। मैं कहती हूँ इससे ज्यादा जलील क्या करना, कि आप शादियों पे शादियां करते चले जा रहे हैं, अरब हैं, उनको फॉलो करते जाए। आप कानून बनाएं। बाकी किसी भी नॉर्मल दुनिया में क्या ये पॉसिबल है? आप 10 शादियां करें, लेकिन आप ऑक्यूपाइड रखते हैं एक एक वक्त में इतनी इतनी शादियां, और उसको ग्लैमराइज करते हैं, औरतों को आप हक नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको उनसे इतना मसला है कि औरत के सर से दुपट्टा उतरेगा तो वो लाजिम है एक रैंडम भी बंदे के लिए कि वो जाके उसको वो तबलीग करेगा या उसको वो फतवे देगा कि ये काफिर है, ये काफिर है, इसके सर पे दुपट्टा नहीं है, ये इस्लाम से खारिज है। जिस बंदे और जिस इस्लाम में, जो इस आजकल के इस्लाम मुसलमानों का, जिनका मैं कहती हूँ तालीम शुरू ही औरत से, शुरू के औरत की गैरत और इज्जत पे खत्म होती है कि उसका कोई बाल तो नजर नहीं आ रहा, वो कोई जायदाद तो नहीं ले रही, दूसरी शादी पे ऑब्जेक्शन तो नहीं करी। मुझे ये बताएं कि वो तरक्की कहाँ से करेंगे? उनको अरबी भी सिखानी है, उनको अंग्रेजी तो खैर बिल्कुल भी नहीं सिखानी, उनको कंप्यूटर से भी दूर रखना है कि यहाँ पे बहुत। और आप देखें, हमसे ज्यादा काम तो वो कर रहे हैं मौलाना साहब, एप्स भरी पड़ी हैं कि बच्चों को किस तरह से आपने टेक्नोलॉजी से दूर रखना है, किस तरह से आपने हदीस पढ़ानी है, किस तरह से कुरान। आप कुरान पढ़ाएं, मैं ये नहीं कह रही कि कुरान ना पढ़ें, लेकिन आपने जिन झंझटों में डाला हुआ है, क्या आप ये सोच सकते हैं कि इसके साथ साथ हम लोग साथ को प्रोग्रेसिव भी तालीम करें? और जो प्रोग्रेसिव तालीम के बारे में बात करते हैं, परवेज हुद भाई, आप सब जानते होंगे उनको, उनके बारे में एक हमारे सो कॉल्ड, और मैं उनकी रत्ती बराबर इज्जत नहीं करती हूँ, बाइसियत इंसान की जरूर, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब हैं, सो कॉल्ड हमारे वो फिलोसोफर हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा कि मुझे तो नहीं पता था, मैं तो उनकी पिछले प्रोग्राम में तारीफ कर बैठा, मुझे पता चला कि वो तो एथियस्ट है। ये हाल है हमारे यहाँ। वो एथियस्ट है जिस बंदे का काम आप साइंस में देख लें, जिसका आप तालीम में देख लें। मुझे समझ नहीं आती कि आप जब हर इंसान को इंसानियत वाले खाने से, आप जब एथियस्ट कहते हैं, इसका मतलब आपको पता है कि सर कलम कर दें, मार दें। तो ये कोई इतनी आम बात नहीं है कि पाकिस्तान में आप एथियस्ट कह दें। मेरी बात सुन के भी मुझे कोई कह देगा। बाकी मेरे पार्टिसिपेंट हैं जो इंडिया से हैं, उनके तो खैर वो तो सेकुलर मुल्क में, हमें फतवे जरूर लग सकते हैं, और जो हमें फतवे लगाने वाले होंगे वो बता देंगे कि जिन्होंने भी इनको मारा उनको कितना सवाब मिलेगा, और जाते ही हूरे उनका इंतजार कर रही होंगी। हूरे, औरत, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये सारा चक्कर है। इसके अलावा मैं नहीं समझती कि कभी भी आने वाले वक्त में भी कुछ बेहतर होगा। जी, आप की बातें सुन के मुझे डिप्रेशन हो गया है, ये और ऐसा सच लग है। रहा है कि मैं आगे अब कोई सवाल भी पूछूं तो क्या पूछूं, बहरहाल मुझे आगे हैरत होती है आप लोग जब उम्मीद की बातें करते हैं, मतलब हैरत है मुझे। जी, ऐसा ही है। जी, मैंने एक दफ़ा जावेद अहमद गामदी साहब, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे बात की, तो जावेद गामदी साहब ने कहा कि ये जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, इसमें बहुत बड़े फ्लॉज़ हैं। ख़ास तौर से हमारा जो दीनी मदारिस का जो तालीमी निज़ाम है, वो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ़ वर्ज़ी करता है। वो 6 साल के बच्चे को शुरू हो जाते हैं दीनी तालीम देना, एक मौलवी बनाना, एक इमाम बनाना। उनकी आर्गुमेंट ये है कि हर बच्चे का ये बुनियादी हक है कि उसे 12 साल की ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन मिले। यानी बच्चे को अगर आप स्कूल में दाखिला दिलाएँ, तो वो हाई स्कूल पास आउट हो 18 साल की उम्र तक, उसके बाद आप उसको चाहें तो कोई मौलवी बनाएँ, आप चाहें तो कोई साइंसदान बनाएँ, कोई डॉक्टर बनाएँ। क्या हम किसी को ये हक देंगे कि वो 6 साल के बच्चे को कहे कि जी मैं तुम्हें अकाउंटेंट बनाऊँगा या डॉक्टर या साइंसदान नहीं बनाऊँगा? उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं।
इसलिए उनकी जो आर्गुमेंट है वो मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आर्गुमेंट है। लेट्स से अरशद साहब, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर कोई बड़ा चेंज लेकर आना है कि जिससे कि सोच बदली जाए लोगों की, तो वो तो ये होगा कि हम दीनी मदारिस का जो करिकुलम है उसके अंदर कोई चेंजेस लेकर आएँ। आपको कोई सूरत-ए-हाल नज़र आती है जिसके तहत पूरे मुआशरे के अंदर कोई कंसेंसस हो, कम्युनिटी की तरफ से आवाज़ आए कि नहीं यार, इनफ इज़ इनफ, वक़्त आ गया है कि हम कोई यहाँ पे चेंजेस लेकर आएँ। क्या आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है सर? असल में ये आपकी विजुअल थिंकिंग ही मैं तो कह सकता हूँ, जो भी हम जो हालात देख रहे हैं, जो 75 साल से पाकिस्तान के जो हालात हैं इधर भी, और आप के यहाँ जो मुसलमान हैं उनके जो एटीट्यूड्स हैं, उनको देखते हुए तो बिल्कुल कतई तौर पे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि हम एज ए मुसलमान जो हैं हम अपना कोई काबा तब्दील करने की कोशिश करें, दुनिया को समझने की कोशिश करें, ज़िंदगी को, कि ज़िंदगी के तकाजे क्या हैं, आज की क्या रिक्वायरमेंट हैं, और हमारे मुसीबत ये है अरबान साहब, हमारा मसला क्या है? असल में आपकी इस विजुअल थिंकिंग के इसलिए है कि अब हमारा असल मसला एज़ ए मुसलमान, हम खुद अपना जो कुछ हमने किया उसके हम खुद कसूरवार हैं, और ये कसूर हमें खुद अपने अंदर, सबसे पहले तो हमें मुसलमानों को खुद देखना चाहिए कि हम पीछे क्यों हैं? ये सवाल जो है, और ये इनके अंदर ये सवाल है, इनके हमारे जो ईमान का और ज़िंदगी का जो रिलेशन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। और हम मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, पाकिस्तान वाले भी और उधर वाले भी, हम कतई तौर पे जो है हम एक चाहते तो हैं हम भी खुशहाल हो जाएँ, हम भी तरक्की कर जाएँ, एक सुपरफिशियली ना, ज़ाहिर है हर एक चीज़ हर फर्द इंडिविजुअल की होती है, वो भी अमीर हो, वो भी खुशहाल हो। ये हमारी एक विजुअल थिंकिंग है, लेकिन ओरिजिनल हमारी जो हरकतें हैं, जो हमारी जब तक देखें हम एक दीन और दुनिया को अपनी-अपनी जगह पे नहीं रखेंगे, ये तरक्की का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। सबसे पहले तो हमें जो अपना जो दीन है उसको पर्सनलाइज़्ड करना पड़ेगा। उसको अपनी ज़ात के साथ उसको प्राइवेटाइज़्ड करना पड़ेगा कि ये एक प्राइवेट मसला है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सोशल नहीं है, ये एजुकेशनल नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये कल्चरल नहीं है। इस सब मुसीबत ये है कि मुसलमानों का कलेक्टिव हमारा माइंडसेट है, सब कॉन्टिनेंट का। मैं इसे अच्छा आप देखें कि जिन मुसलमानों ने कदरे तरक्की की है, हम वो देख लेते हैं। सब कॉन्टिनेंट से बाहर अब देखें कि टर्की है, मलाइशिया है, सुना है कि इंडोनेशिया भी अब काफ़ी बेहतर हो रहा है। तो ये हमारा गल्फ़ है सारा, अरब कंट्रीज़ जो हैं छोटे जो हैं। अब जो सऊदी अरब जो था, जो एक जहाँ इस्लाम की नमूद हुई, वो इस्लाम का बेस कैंप था, उन्होंने भी खुद को देखा कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम दुनिया के साथ नहीं चल सकते, तो उन्होंने भी मज़हब को एक साइड पे उठा के उसको एक साइड पे रख दिया है। उन्होंने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो नहीं, बात और ये वो है, इंडियन कॉन्टिनेंट के मुसलमान कहते हैं कि एमबीएस तो मुसलमान ही नहीं है, वो चलें वो यहूदियों कहीं के न एजेंट कहीं है। चलें वो हम ज़ाहिर है कि नहीं कहेंगे तो पीछे भी रहेंगे, तो सीधी-सी बात है ना। कौन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं? आज की दुनिया 21वीं सदी के साथ हम उसके साथ चलना चाहते हैं? आस-पास जो इतनी तरक्की हो रही है, इंडिया जो इस कदर मुआशी टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो तरक्की कर रहा है, तो बात ये है कि हमने इसी तरह रहना है या आगे जाना है? तो इसके पहली तो बात है कि हम मुसलमानों को और इंडिया के मुसलमानों को भी सबसे पहले अपनी पसमानदगी का खुद को कसूरवार समझें। ये दूसरों पे कसूर डालना, कंस्पायरेसी की थ्योरियाँ बनाना कि हमें जो है ये जो यहूद नसारा हैं वो हमें तरक्की नहीं होने देते। आपके यहाँ मुसलमान कहते होंगे कि ये बीजेपी जो हमें तरक्की नहीं होने देता, ये मोदी हमारी तरक्की नहीं होने देता। बात सवाल ये पैदा होता है, मैं इंडियन मुसलमानों से मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तरक्की को किस मोदी ने रोका हुआ है? हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तानी 2.5 करोड़ बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे चाइल्ड जो हैं वो स्कूल नहीं जाते पाकिस्तान को। उसको क्या इंडिया ने रोका हुआ है? तो बात ये है, हिंदुओं ने रोका हुआ है। तो बात ये है कि हम खुद नहीं बदलना चाहते, हम खुद तरक्की करना ही नहीं चाहते। हमारी कोई जो है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम चाहिए, और जब तक हम मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम चाहिएगा, अव्वल भी इस्लाम, आखिर भी इस्लाम, ऊपर भी इस्लाम, नीचे भी इस्लाम, दाएँ भी इस्लाम, बाएँ भी इस्लाम, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो मुसलमानों के लिए पहली तो बात है, इन्हें खुद डिसाइड करना चाहिए कि भई हम क्या चाहते हैं। अगर तो ये सिर्फ़ मुसलमान ही रहना चाहते हैं, सब कुछ इनका वही है, तो फिर फॉरगेट क्या मटेरियल इकोनॉमिक क्या तरक्की, डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है आपकी रैशनल थिंकिंग को, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है आपकी साइंटिफिक थिंकिंग को, उसके लिए ज़रूरी है आप इंक्लूसिव हो, दूसरे आइडियाज़ को आप कबूल करें, दूसरे कल्चर्स को आप कबूल करें। आप नफ़रत करना, दूसरे मज़हब से नफ़रत करना बंद करें, दूसरी कौमों को साज़िशी समझना कि वो हमें मारना चाहते हैं, ये बंद करें। हम सब इंसान हैं, सारी इंसानियत है, हर एक में कुछ खराबियाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कौमों का भी यही हाल होता है। तो बात ये है कि हम मुसलमान जो हैं, ये आपके जो इंडियन जो मुसलमान हैं, अब देखिए कि उनको किस चीज़ ने उनको उनकी मादी तरक्की, वो जो आप बता रहे हैं कि वो जो वहाँ के अनटच्ड थे, उनसे भी नीचे चले गए हैं।
आप बता रहे हैं, तो ये इसको किसने रोका है? कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी थी, कोई सोशल पाबंदी थी, कोई लीगल पाबंदी है? कौन है मुसलमानों को वहाँ जिसने तरक्की नहीं होने दी? तो उन्हें अच्छा ये कहना कि जी वहाँ पढ़े लिखे जो पार्टीशन के वक्त मुसलमान आ गए थे, सवाल ये पैदा होता है उनके लिए, अगर उनके अंदर थोड़ी सी अकल होती तो वो तो और भी ज्यादा जो है मेहनत के साथ अपनी जिंदगी को बदलते। उन्होंने इंडियन हुकूमतों से, इंडियन पॉलिटिशियन से हमेशा क्या चाहा है? मुस्लिम वो जो क्या है, मुस्लिम लॉज जो प्राइवेट मुस्लिम लॉज आपके यहाँ बना था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ। फैमिली लॉज होते हैं। अब उन्होंने आपसे कोई तरक्की नहीं मांगी, डेवलपमेंट नहीं मांगी, ग्रोथ के लिए कुछ नहीं कि हमारे लिए ये चीजें हो, तो ना उन्होंने की। उन्हें तो सिर्फ वही चाहिए, इस्लाम का जो है ना केज, पिंजरा, इस्लाम का पिंजरा चाहिए इन्हें, ताकि ये उसके अंदर बैठे रहें। तो उन्होंने जो मांगा इंडियन पॉलिटिशियन ने वही दिया, इसलिए वो कहते हैं ना, उन्होंने वोट बैंक बना दिया उनको, कि रहे भैया इनको खुद बदलने की अपने अंदर अर्ज नहीं है। बात है, आपको अरबन साहब ये पूछना चाहिए, मुसलमानों आपको तरक्की की को अर्ज है आपके अंदर? बहुत सारे लोग ये कहेंगे अरशद साहब कि आप मायूसियत फैला रहे हैं, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं कि एज इफ कि सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो दीन की है। तो ये माइंडसेट देखिए। अच्छा पाकिस्तान देख लें, चले पाकिस्तान की मैं अपनी स्टोरी आपको सुना देता हूँ। पाकिस्तान को ये कह के बनाया गया था कि मुसलमान है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान है वो अगर यूनाइटेड इंडिया में रहे तो वो तरक्की नहीं कर सकेंगे, वो हिंदूज की डोमिनेंस में रहेंगे, इनके लिए प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है इनको नहीं बराबर से नहीं मिल पाएंगी। ये कह के बनाया था ना पाकिस्तान। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आज भी 75 साल के बाद 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान की जब पाकिस्तान बन कहा ये कहा गया कि मुसलमानों की वेल बींग के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान को बने अभी 6 महीना 2 महीने भी नहीं हुए थे तो हमने कश्मीर पे हमला करवा दिया गया, कश्मीर को आजाद कराओ, जंग शुरू करा दी 48 में। अब देखें ना कि हमारी प्रायोरिटी क्या थी। एक हून आलूद मुसलमान मुल्क अभी ताज़ा बना है और इंसानी हिस्ट्री के बदतरीन फसादात, राइट्स और कत्लो गारतगरी, जिसमें 1 मिलियन लोग जो हैं वो उन्होंने माइग्रेट किया और लाखों कत्लेआम हुआ, उनकी जिंदगियों को संवारने की बजाय किया क्या गया कि पहले कश्मीर फतह कर ले हम, और जो आज तक हम कर रहे हैं के तौर पे वो बात आर्गुमेंट देते हैं। तो बात ये है कि हम हमारा हीरो देखें पाकिस्तान का, मैं आप बता रहा हूँ पाकिस्तान के तमाम हीरो जंगजू हैं, लड़ाके हैं, जिहादी हैं। ये जो हमारे अफगानी जो लुटेरे थे वो हमारा एक भी हीरो कोई दानिश्वर नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक भी नहीं है। तो भाई साहब मसला ये है, देखिए हमारा एक नोबेल प्राइज साइंसदान हो गया, कितना बड़ा ऑनर था एक एज ए कौम और मुल्क और नेशन के लिए, लेकिन पाकिस्तान में उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। उसकी तस्वीर पे कालक मली गई, उसकी तस्वीर पे कालक मली जाती है क्योंकि उसका फेथ और था। तो मुसलमानों को फेथ चाहिए भाई साहब, तरक्की नहीं चाहिए मुसलमानों को। ये हर वक्त इनको फेथ के अलावा इन्हें और कोई नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके पास बहुत ज्यादा है और होता भी जा रहा है। तो हमें तरक्की जो है दुनिया कौमों के साथ चलना जो है, देखें वो आप कितने फिक्रमंद है मुसलमानों के लिए कि पाकिस्तान पीछे क्यों इंडिया से रह गया है, इंडियन मुसलमान इतने पीछे क्यों रह गए हैं। लेकिन हमें तो माशाल्लाह कोई हमारी तो फिक्र वाले तो कोई बात नहीं है। हाँ हम पता क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अमेरिका हमारी हालत बदल दे। आपके जो मुसलमान है इंडियंस वो कहेंगे कि हुकूमत कांग्रेस जो है या आपकी जो बीजेपी है ना वो उनकी हालत बदल दे, यानी कि दूसरा उनकी हालत बदले, उनको मुख्तबरी में उन्हें आप महल्लात बना दें शानदार, उनको रहने सहने के उनको अपना दे दें, उनकी आमदनियां वजीफे लगा दें उनके, और खुद तो उन्होंने कोई नहीं बदलना। उनके तो मसाइल जो है वो अपने फेथ को प्रोटेक्ट कर, इंडियन मुसलमान जो है वो भी अपने फेथ को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी आजाद है, इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है, हम भी अभी तक अपने फेथ को ही प्रोटेक्ट किए चले जा रहे हैं। तो बड़ी यार मुसलमान है, आप पैदाइशी मुसलमान है, मुसलमान ही रहेंगे। खुदा का वास्ता हमें दुनिया में जिंदा रहने दो। ये दुनिया कायनात यूनिवर्स जो है ये फेथ बेस्ड नहीं है, जमीन सितारे सूरज फेथ के जरिए नहीं चल रहे। ये तौबा करें, अल्लाह का नाम है। और रैशनैलिटी हमारे मुसलमानों में जुर्म है। हमें ना हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में कोई इंटेलेक्चुअल फ्रीडम नहीं है। आप हर सेमिनार के लिए, हर कॉन्फ्रेंस के लिए, हर पीएचडी के टॉपिक के लिए पहले देखा जाता है ये इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं है, और जब वो इस्लाम के मुताबिक है और उस पर रिसर्च क्या होगी आप खुद ही अंदाजा लगा लेना। जब उसको है पूरे का पूरा सिलेबस हमने केमिस्ट्री को, फिजिक्स को हमने बर्बाद, बायोलॉजी को बर्बाद कर दिया हुआ है। तो बात ये है कि इसीलिए हमारे यहाँ अब वो क्रिएटिव ब्रेन नहीं निकल रहे पाकिस्तानी की यूनिवर्सिटियों में। वो जो ये परवेज सूद भाई साहब का नाम लिया, वो कहते हैं कि सब पीएचडी कचरा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में एक भी प्रोफेसर ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड क्लास हो। वो कहते हैं अगर इन प्रोफेसरों का फिजिक्स का इम्तहान मैथ का ले लिया जाए ये सारे फेल हो जाएंगे। ये हमारी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है।
तो अरमान साहब ये रोना हम मतलब कि आपका सच्ची बात है, आपका जज़्बा अपनी जगह है और सही बात है कि इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में उस वक़्त तक पीसफुल हालात नहीं हो सकते, जब तक मुसलमान भी जो हैं वो बराबर और आगे चलना शुरू नहीं हो जाएँगे। पाकिस्तान अपना ये नरगिसियत, ये नार्सिज़्म है इनका ना हमारा। तो हम एग्जैक्टली एक नार्सिसिस्ट हो चुके हुए हैं, अपने आप को सुपर समझ रहे हैं, है बकारी, है फ़कीर, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है और दूसरों पे इल्ज़ाम डालना अपने, जब तक मुसलमान सबसे पहले तो भई खुद आराम से बैठ के खुद देखो कि आप कर क्या रहे हो। दुनिया की जिस कौम ने तरक्की की है, उसने सेकुलर रास्ता अपना के किया है। सेकुलर का मुराद ये है कि भई दीन आपका प्राइवेट चीज़ है, बाकी के ज़िंदगी के जो भी मामलात हैं, सारे के सारे सर्वाइवल के, ज़िंदा रहने के, तरक्की के, खुशी के। देखिए हमें हमारे मुआशरे में खुशी हराम है, कल्चरल फ्रीडम नहीं है, डांस करना हराम है, खुश होना हराम है, इवन ताली मारना हमारे हमारे यहाँ एक हदीस है जिसमें है ताली मारना हराम है, कहका लगाना हराम है, हंसना हराम है। आपको क्या कहें, ये सब चीज़ें हमारे अंदर बैठी हुई हैं। तो हमें एक मतलब कि एक नए सिरे से हमारा को ब्रेन वॉश हो वो हो नहीं सकता। और वो कैसे हो, कौन जी। करेगा? हमें इंसान कौन बन सबसे पहले मुसलमानों को ये चाहिए, इंडियन मुसलमान को भी और पाकिस्तानी में, कि वो अपने आप को सबसे पहले कि भी मैं इंसान हूँ, मुसलमान मैं बाद में हूँ। जब हम इंसान ही नहीं बनेंगे, तरक्की कैसे करेंगे? तो पहले मुसलमान होना इंसान होना ज़रूरी है ना, इंसान होंगे तो आप नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग बनेंगे ना, फिर सारी चीज़ें आपके अंदर आ भी जाएँगी। तो हम जब तक हम हर जगह, दुनिया के हर प्लेटफ़ॉर्म में जहाँ भी हम खड़े होते हैं, पाकिस्तान का तर्जुमान, नुमाइंदा, दुनिया के इंटरनेशनल फोरम में, वो मुसलमान बन के खड़ा होता है। इंसान बन के तो वो कभी खड़ा ही नहीं हुआ। अब यूनाइटेड नेशन में सारी तकरीरें मुसलमान बन के होती हैं। हम कभी कब इंसान बन के हमने दुनिया को एड्रेस किया है? तो ये हमारे बड़े डीप क्राइसिस हैं, डीप इंटेलेक्चुअल ब्रेन के मेंटल प्रॉब्लम्स हैं हमारे हो चुके हुए। हम सदियों से पीछे, सदियां हम ज़ाया कर चुके हैं, वेस्ट कर चुके हैं। तो इतना अब ऐसे शायद सच्ची बात है, कोई वे आउट नहीं निकलता, क्योंकि हम जैसे वसीम अल्ताफ साहब हैं, मैं हूँ, अपना ये मारा साहिबा हैं, या इस तरह के हम जो चंद लोग हैं, पाकिस्तान में हमारी कोई नहीं सुनता। आज भी जनाब हमें श्रीनगर चाहिए, श्रीनगर सिटी जो है उसे और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, हम क्या कहें आपको, सच्ची बात है, आप कहते हैं कि आप मायूसी फैला रहे हैं। इस रोशनी की बात, ऑप्टिमिज्म की बात कहाँ से लाएँ? कोई आपको नज़र आती है? चलें आप ही बता दें, आप अरविंद पहले से पूछिए। जी। आप अरविंद बताएंगे। बेहद बेहद कड़वी मगर सच्ची बातें की हैं आपने अरशद साहब। तो मुझसे लोग कहते हैं अरविंद भाई हम ऐसा क्या करें कि हालात बदल जाएँ? तो मैं उनसे यही कहता हूँ जी कि उस कौम की इस्लाह कैसे हो जिसके हर फ़र्द के लिए इस्लाह का मतलब दूसरों की इस्लाह हो। हुँ? बिल्कुल सही। हाँ जी। यस एग्जैक्टली। तो अब क्योंकि हम तो बदकिस्मती से हालात कुछ ऐसे हैं कि फिर आप किसी को मशवरा देने से पहले भी 10 मर्तबा आपको डर लगता है और आपने जो चपेड़ मारा है, सच्ची बात तो ये है अरशद साहब, उसके बाद में शायद मुझ में हिम्मत ही ना हो कि मैं अगले 10-12 दिनों तक कोई प्रोग्राम भी कर सकूँ या कोई बात ही कर सकूँ किसी के हम साथ। तो अमेरिका को भी ठीक करना चाहते हैं। देखें, हम अमेरिका को ठीक करना चाहते हैं, हम इसराइल को ठीक करना चाहते हैं, हम फ्रांस को ठीक करना चाहते हैं, हम तो दुनिया सारी को ठीक करना चाहते हैं, आप हमें ठीक कर रहे हैं। ये तो कमाल है। जी। चलें इस बात का जवाब हमारा इफ्तिकार साहिबा से ले लेते हैं। जी, हमारा साहिबा। सर आशिफ साहब हम सही क्यों, आप पता नहीं मेन चीज क्यों भूल जाते हैं। जो मुसलमान है हम कहते हैं ये दुनिया 4 दिन की है, बाकी जो हमारी जिंदगी है ये बस ऐसे यूं समझे कि आंखें बंद करनी है और खोलनी है, तो ये तो दुनिया इतनी सी है बिल्कुल। असल जिंदगी आखिरत है। तो हम दुनिया को, अमेरिका को, इजराइल को, हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं ये 4 दिन की जिंदगी है, इस पे मेहनत ना करें, इसमें जलील ख्वार ना हो, आखिरत की जिंदगी की फिक्र करें। तो इस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब इसमें हमारी गलती क्या है? हमें ये नहीं सिखाया गया कि ये दुनिया 4 दिन की है और इसमें आपको कोई और बल्कि आप जितनी तकलीफें उठाएंगे उतना ही आपको अजर मिलेगा। तो आप अगर ये कहते हैं ना कि मुसलमान तरक्की करना चाहते हैं या वो पैसा कमाना, मैं नहीं समझते। वो कहते हैं हमें आखिरत चाहिए, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो आप किस चीज की बात करते हैं? और दूसरा आपको पता है कि ये फेटलिज्म पे यकीन करते हैं कि जो होना है वो तो होके रहना है। तो ये तो मतलब किसी चीज को भी मैं नहीं समझती कि कभी भी बदलने वाले हैं। और ये इनका जो बिलीव है इस पे क्वेश्चन करना आप और मैं कर सकते हैं, लेकिन एक आम मुसलमान जो है ये दुनिया वाकई उसके लिए एक घड़ी पल का मतलब टाइम है, ये वो बस गुजार रहा है। असल जिंदगी का वो बाद में इंतजार करेगा, हूरें भी वहीं पे हैं, जन्नत, और वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये दुनिया उनके लिए मानी नहीं रखती। आप अगर उसको जितना भी कर ले वो उनके लिए मानी नहीं रखती, और वो बाकी लोगों को भी इसीलिए सुधारना चाहते हैं कि आप भी हयाई और इससे बाज आ जाए। एंड द सेकंड थिंग इज लाइक कि सबसे बड़ी तकलीफ ये तो जो अरविंद ने बात की कि जो दूसरों की इस्लाह पे लगे हुए हैं। आपको पता है अरविंद कि जब मैं पूछूं किसी से कि आपको मेरे से क्या मसला है कि मैं जैसे भी पहनूं ओढ़ूं या जो भी या खवातीन, तो वो कहते हैं कि कब्र में हमसे सवाल होना है कि तुम्हारे आसपास की औरतों ने क्या पहना हुआ था। आप लोगों को तो पता होगा बहनों ने, बीवी ने, ये हमें वो बताया जाता है कि हमसे सवाल होना, इसलिए हम आपको सीधे राह पे चलाते हैं, कोड़े मारते हैं और जलील करते हैं, जायदाद
औलाद में हिस्सा नहीं देते हैं, इक्वालिटी पे यकीन नहीं रखते हैं, घरों से बाहर नहीं निकालते हैं, तो ये आपके फायदे के लिए है। तो हमें तो मेरे ख्याल में ये चीजें बिल्कुल जेन्युइनली समझनी चाहिए। अर्शद सर, आपको तो समझनी चाहिए कि ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, क्या ये मुसलमानों को प्रॉब्लम लगती है? आपको सच में लगता है? यानी जी। मुख्तसर लफ्जों में ये कि जिन लोगों की जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होनी है, Exactly. उन्होंने जिंदगी में क्या करना है? मैं यही कहने यही वाला था। बात नहीं समझ रहे थे हम, सच वो में नहीं ये करेंगे। उनको एक नहीं दफा समझ सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे शायद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ली क्वान ये नाम था शायद उनका। उनसे पूछा गया था पाकिस्तान को कोई मशवरा दीजिए आप, हम अपने जो है मैशत को कैसे ठीक करें एंड ऑल। तो उनका जो जवाब था कि जी उस कौम को कोई क्या मशवरा दे जिनकी जिंदगी ही जो है मौत के बाद शुरू होती हो। एग्जैक्टली। हम्म, आपको तो पता है चाइना ने अलजाइर पे उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड बात है कि इस्लाम इज अ डिजीज, मेंटल इलनेस। वो तो हमारा ब्रदर मुल्क है। अच्छा, उसको तो फिर कोई एक कर सकता चलें है। चलें आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वसीम साहब, तो फिर क्या किया जाए, उस कौम को कैसे कोई ठीक करे कि जिसके लिए ज़िंदगी जो है, ये जो आज आप लोग जी रहे हैं, ये एक आर्ज़ी हो और असल ज़िंदगी तो आखिरत में स्टार्ट होती हो। उस कौम को फिर कोई क्या ऐसा इंसेंटिव दे कि भाई वो इस दुनिया से दिल लगा लें और दुनियावी तालीम से भी दिल लगा लें और अपने हालात भी थोड़े ठीक कर लें, हमारे ऊपर भी कोई जो है उसके जो है खराब असरात ना हो। मुश्किल सवाल। देखिए अरविंद भाई, ये अब इसमें जो बुनियादी चीज़ है ना, बुनियादी चीज़ ये है कि जितनी भी प्रोग्रेस होती है, एनलाइटनमेंट आती है, वो आती है एक सेकुलर डेमोक्रेसी से। यस। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। हम सिर्फ ये कर लें कि हम अपने मुल्क में एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको चलता रहने दें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे, उसमें कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना हो, और अ, और कोशिश करें कि एक सेकुलर एटीट्यूड जो है उसको प्रमोट किया जाए इस मुल्क के अंदर। वो तो तो चलें फिर अरशद साहब के मुताबिक ये तो विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि फिर जो है ना जिस सेकुलरिज़्म जिस मुल्क में गाली समझी जाती हो, वहाँ पे सेकुलर एग्जैक्टली। निज़ाम कैसे आएगा? मुसलमानों के नज़दीक सेकुलरिज़्म एक बहुत गंदी गाली है। एथीज्म है और मौलवियों का राज है, नादीनियत पावर है, मौलवियों बिल्कुल। के पास है। आप जानते हैं वसीम साहब? देखिए, मेरा जी, ख्याल वसीम है साहब। कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता सेकुलरिज़्म भी आ जाता है। हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही को नहीं चलने देते ना। हमारे यहाँ तो पिछले 75 साल में कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कि जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों। तो कम से कम इब्तिदा तो कहीं से करनी है ना। ये तो बड़ा आसान है कहना कि जी अब इसका कोई हल नहीं है। देखिए ना, ये तो एक हल है, लेकिन वो मुमकिन नहीं है यहाँ पे। नहीं, हल फिर यही है ना। देखिए, अगर कोई हल की तरफ हमने जाना है, तो हल यही है कि जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको चलते रहने दिया जाए, और वो तो जब मौलवियों का क्या किया जाए? जी, मौलवियों का क्या किया जाए जो पावर में है बहुत ज्यादा? मौलवी फिर एलिमिनेट, जब एक प्रोसेस चलता रहेगा, जाहिर है कि फिर पावर में वो लोग आएंगे जो पॉपुलर वोट लेके आएंगे, एक गवर्नमेंट होगी। अब देखें ना, भुट्टो का जो दौर था, जैसा भी था वो, उस पे आप कई तरह से तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये हुआ था कि मुल्क जो था वो एक सेकुलरिज्म की तरफ जाना शुरू हो गया था, और और फिर जहाँ के बाद अब इस्लामाइज़ ही भुट्टो साहब ने किया था पाकिस्तान को, बहुत सारे लोग ये इस्लामाइज कहेंगे। उनके दौर में इस्लामाइजेशन के अटेम्प्ट्स भी हुए, लेकिन ओवरऑल बहरहाल वो भी कुछ उनकी मजबूरियां थी। वो चाहते तो रेजिस्ट कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जो प्रोसेस है ना डेमोक्रेसी का, वो वहां से कहीं से तो हमने इब्तिदा करनी है ना। अंबर साहिबा, आपसे एक सवाल है कि पीएम मोदी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ और दूसरे हाथ में कुरान। फिर हम देखें कि मोदी गवर्नमेंट ने जो स्कॉलरशिप दी हैं, उसमें ऑलमोस्ट 80% स्कॉलरशिप उन्होंने मुसलमानों को दी हैं, तकरीबन 7.5% उन्होंने सिखों को दी है और 5% के करीब ईसाइयों को और 4.5% हिंदुओं को दी हैं। इस बात को मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इतनी ज़्यादा जो है पज़िराई क्यों नहीं मिलती, एप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाता गवर्नमेंट के इस इकदाम को कि भाई 80% स्कॉलरशिप्स उन्होंने उस मुल्क की एक ऐसी माइनॉरिटी को दी है जो कि महज़ 15 से 20% है। देखिए अरविंद, ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है और जैसे कि अभी अरशद साहब ने पूरा एक सूरत हाल रखी है और जिस तरह से बात कर रहे थे, और मैंने भी वो जो शॉर्ट में इनपुट्स रख पाई थी, क्योंकि जो भी सूरत हाल भारत में रही पिछले 76 सालों के अंदर, उसमें मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गए, और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे मौलवी हजरात और जो हमारे इस्लामिक इदारे रहे, क्योंकि वो खुद तो सारे अपने मफादात हासिल करते हैं मुसलमान कम्युनिटी को इस्तेमाल करके, चाहे पॉलिटिकली हो या फिर उनको पिछड़ा रख के इस्लाम के नाम पर उनकी सोच पे बंदिशें लगाकर, हर तरह के पहरे फतवे लगाकर, या एक जो एजुकेशन सिस्टम एक पैरेलल हमारे यहाँ चलता आया है मदरसा का। मदरसा इतना ज्यादा बैकवर्ड एजुकेशन सिस्टम है जिसमें एक गरीब फैमिली से निकलकर बच्चे जाते हैं और उनका एक इस तरह का टनल व्यू होता है, उनको दुनिया की किसी बात की जानकारी नहीं, उनको पता ही नहीं। अगर मदरसे के बच्चों से आज भी आप पूछें कि प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है, तो शायद उनको नहीं पता होगा। बहुत सारे रिपोर्टर्स जाते हैं अक्सर, क्योंकि मदरसा रिफॉर्म्स की बात चलती रहती है। मैं मदरसा एजुकेशन पे आगे आऊंगी जो आपने सवाल पूछा, लेकिन मैं इसका जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं आपसे बताना चाह रही थी। इतने सालों से भारत में मुसलमानों को वोट बैंक की तरह सेक्युलर पार्टीज ने इस्तेमाल किया, और वजह वही रही, रिपोर्ट्स भी हैं जैसे कि हम बात कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि उसको
हमें बेहतर करना है, क्योंकि वही है, क्योंकि वोट बैंक बना के रखना है। और दूसरी तरफ मुसलमानों के अंदर भी पार्टीशन के बाद यही माइंडसेट रहा कि हम विक्टिम है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और उस तरह की पार्टीज ने भी उनके दिमाग में यही सोच को बढ़ावा दिया कि आप खतरे में हैं, इस्लाम खतरे में है, आप रिफॉर्म्स। दूसरी तरफ हमारे मौलवी और इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इस तरह के फतवे, इस तरह की सोच उनके अंदर डाली रही। तो जो एक विक्टिमहुड माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुस्लिम जो भारत के हैं उनके अंदर है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी है, उससे ये डराया गया कि बीजेपी एकदम एंटी मुस्लिम पार्टी है। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो मुसलमानों के अंदर इस तरह का खौफ था कि मोदी अगर सरकार में आएंगे तो पता नहीं सारे मुसलमानों को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा, उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने उम्मीद के बरक्स जो मुसलमानों के अंदर खौफ डाला गया था, उस पे काम किया। जो सेक्युलर पार्टी, जो कि सो कॉल्ड मुस्लिम फ्रेंडली पार्टीज थी, जिन्होंने मुसलमानों के खैर ख्वाही का झंडा उठाया हुआ था, उन्होंने कभी उन मुद्दों पे काम नहीं किया। फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक पाकिस्तान में भी नहीं, लेकिन भारत में अभी 2-3 साल पहले तक थी, 2019 में उसको अबॉलिश किया गया, उसके अगेंस्ट कानून लाया गया। और हम बात करते हैं मुसलमानों की एजुकेशन की, या फिर मदरसा रिफॉर्म्स की बात करें। उत्तर प्रदेश में मदरसा रिफॉर्म को लेकर बड़े स्तर पर योगी सरकार ने काम किया है। मोदी जी ने भी जो एजुकेशन को लेकर बात कही, जिस बयान का आपने बात कही कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, उससे मकसद यही है कि आप अपना दीनी तालीम मदरसों में हासिल करें, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है उससे आप कट कर ना रहें। क्योंकि मदरसा एजुकेशन का अगर हम आउटकम देखें तो एक तरफ तो हमारी जो मेजॉरिटी है, जिन माइनॉरिटीज की भी बात अरशद साहब ने की, हमारी जो एक मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है, और जो हमारी जो माइक्रो माइनॉरिटीज है, एक्चुअल जो माइनॉरिटीज है, क्योंकि नंबर्स के बेसिस पे अगर भारत में मुसलमानों को देखा जाए तो माइनॉरिटीज नहीं है, 20-25 करोड़ लोग माइनॉरिटी नहीं होते। लेकिन जो माइनॉरिटीज हैं वाकई में, जैसे कि जैन, सिख, जूस, पारसी, ये लोग इतने ज्यादा फाइनेंशियली बात करें, एजुकेशनली बात करें, ये सबसे ज्यादा ऊपर हैं। वो कभी किसी जगह आपको किसी प्रोटेस्ट में नहीं मिलेंगे, विक्टिमहुड कार्ड खेलते नहीं मिलेंगे। हर बिजनेस में, एजुकेशन में बहुत ज्यादा वो आगे हैं। तो उनको किसी भी तरह के इस तरह के किसी भी सपोर्ट की जरूरत होती नहीं है, लिहाजा वो इस तरह के हथकंडों में पाए भी नहीं जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों को जरूरत है। और अब आज की सरकार उनको अपलिफ्ट करने की बात करती है तो उसके अंदर भी एक पॉलिटिकल जो क्लास है, मुसलमान लीडरशिप सो कॉल्ड, वो दिखाती करे देखो ये मुसलमानों के अब ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट कानून बना दिया, तो आगे अब पता नहीं आपकी आइडेंटिटी पे सवाल उठ जाएगा, मुसलमानों के राइट्स छीन लिए जाएंगे। आप मदरसा एजुकेशन को रिफॉर्म करने की बात करते हैं तो ओवैसी जी और इस तरह के नेता, या फिर जमीयत उलमा हिंद या इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये बात कहते हैं कि भाई हमारे दीन में मुदाखलत हो रही है। दुनिया के किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, ट्रिपल तलाक बैन थी, लेकिन भारत में अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है तो दीन में मुदाखलत। पैरेलल एक सिस्टम बनाया हुआ था। जिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें आजकल, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला काफी ज्यादा चर्चा में है, और 1973 में इंदिरा गांधी जी ने इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उनके सपोर्ट से इसकी स्थापना हुई, इसका गठन हुआ। और एक सेक्युलर कंट्री में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, हालांकि पर्सनल लॉज के आधार पर हमारे यहाँ सिविल लॉज है, पर्सनल लॉ रिलीजन के बेस पर, लेकिन वो उतनी ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोडिफाइड है, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है वो कोडिफाइड नहीं है। प्लस फिर उसको एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ है वो उसको रूल करने के लिए उसको बैठा दिया गया कि हर चीज में जो तय करेंगे वो तय करेंगे। हालांकि एक स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है किसी भी सिटीजन के राइट्स को इंश्योर करना, राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन यहाँ पर जो भी उससे मुतासर होने वाले लोग थे, वो उसमें महिलाएं और बच्चे थे, उसकी कभी खैर खबर नहीं ली गई। जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में औरतों और बच्चों की हालत पिछड़ी हो, उनके साथ सोशल जस्टिस ना होता हो, तो आप उनकी बेहतरी का किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं या उम्मीद लगा सकते हैं कि उस समाज में लोग तरक्की करेंगे। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर मुसलमानों की जो हालत रही है वो बने हैं। और आज उन सारी चीजों को, जो मुद्दे अनछुए इन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने रखा कि अगर आपने इन मुद्दों पर बात की, इनको टच किया तो क़यामत आ जाएगी। लेकिन एक के बाद एक सरकार जो मौजूदा है वो उनको एक एक करके उन पर रिफॉर्म्स ला रही है, उन पर काम कर रही है। और मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम में हम जब इन ट्रू सेंस इक्वालिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जो वाकई में सबको एक जैसा कर देता है। क्योंकि हमारे देश में पीनल कोड की बात करें या टैक्स लॉस की बात करें तो यूनिफॉर्म है, लेकिन सिविल जो मैटर्स है, सिविल राइट्स हैं, वो रिलीजन के बेस पे रहे। और जिसकी वजह से जो मुस्लिम सो कॉल्ड लीडरशिप या हम स्कॉलर्स की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक मुसलमान समाज को एक्सप्लॉइट करने का एक बहुत बड़ा टूल मिला, और सेक्युलर पार्टीज ने उस पर कभी काम भी नहीं करने दिया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार सरकारों से ये कहा है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ करें, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। लेकिन अब वो सारी चीजें बदल रही हैं, और मुझे लगता है कि काफी हद तक जो मुसलमान लोग हैं उनको भी समझ में आया है। और क्योंकि सरकार ने मुसलमान, जैसे कि आपने खुद बताया, उसके लिए काम किया है, क्योंकि मुसलमान समाज को वाकई में जरूरत है अपलिफ्टमेंट की, इसलिए सरकार उसको आइडेंटिफाई करती है। क्योंकि मुसलमान समाज का एक बहुत बड़ा तबका पसमानदा है। पसमानदा समाज के इश्यूज को सरकार खुलकर एड्रेस कर रही है। इससे पहले भारत में किसी को पसमानदा पता ही नहीं थी कि पसमानदा होता क्या है, या पसमानदगी मुसलमान समाज में है भी। तो उन अनछुए मुद्दों पर बात हो रही है, सूरत हाल बदल रही है, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये बात सही समझ में आए कि हम एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट है, और उसका मतलब यही होता है कि हम अपना दीन, अपना धर्म अपने घर पर, अपनी प्राइवेट लाइफ में रखें। और
बाहर जब हम निकलते हैं तो हम अपनी एक जो हमारी दुनियावी ज़िंदगी होती है उसके बारे में सोचें, पढ़ लिख कर खुद को आगे बढ़ाएँ। हम ऐसा कोई भी सोशल जस्टिस के बारे में सोचें, देश के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में सोचें, तो हम जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और खुद भी हम अपनी फैमिली, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएँगे और सबके साथ आगे बढ़ेंगे तो सूरत-ए-हाल मुसलमानों की पूरी एज़ कम्युनिटी भी इम्प्रूव हो पाएगी। जी, आखिर में मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जाने से पहले एक कोई ऐसी चीज़ बताएँ, जिसको आप चाहेंगे कि चेंज किया जाए और ताकि फिर हम जो हैं कहीं न कहीं पे कोई उम्मीद की रोशनी देखें। तो आप सबसे मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जाने से पहले हमने ये तो बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं कि जी कहाँ पे वो रीज़न्स हैं, क्या कुछ गलत है, क्या नहीं है। तो वो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमें फिर भी पॉज़िटिविटी तो ढूँढ के लानी होगी। अंबर मैं आप ही से शुरू कर लेता हूँ। आप एक वो चीज़ बताएँ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बदलाव जो आप लेके आना चाहेंगी? एक तो सबसे बड़ा बदलाव मैं ये चाहती हूँ कि हम अपनी एक झुंड में चलना, झुंड में सोचना, झुंड में रहना और झुंड में घूमना बंद करें। जो झुंडबाज़ी है ना वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, गेटोज़ में रहते हैं, हमारा अलग एजुकेशन सिस्टम, हमारे यहाँ अलग लॉज़, हमारा सब कुछ अलग, खुद को हम बहुत ज़्यादा सुप्रीम समझते हैं, जो सेंस ऑफ सुप्रीमेसी है वो हमारे अंदर है। हम पहले जैसे कि अरशद साहब ने जो बात कही मुझे हँसी इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मुसलमान होने से पहले हम इंसान बन जाएँ वही काफ़ी होता है और हम इतना ज़्यादा मुसलमान होने पे फ़ोकस करते हैं कि हम इंसानियत और दुनिया में इंसानों के साथ रहना या एग्जिस्टेंस कैसे की जाती है वो भूल जाते हैं। हमें नहीं आता कि हम कोएग्जिस्ट कैसे करते हैं। हमें हर चीज़ अपनी दूसरों पे लागू करनी होती है। दूसरे की ना धर्म की ना दीन की इज्जत करते हैं। हमें अपनी हर चीज़ की इज्जत करवानी, दूसरे को हम छोटी नीच निगाह से देखते हैं। तो जब तक हम अपने अंदर वो कोएग्जिस्टेंस वाली क्वालिटी नहीं लाएंगे, जब तक अपने दीन को अपने घर तक नहीं रखेंगे, जब तक हम कुरान को खुद से पढ़कर नहीं समझेंगे, ना कि दूसरे के ओपिनियन पे हम मोहताज रहेंगे कि मौलाना साहब ही हमें समझाएंगे और जो समझाएंगे हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे और अपने आप को दुनिया से काट लेंगे और उसका नतीजा ये है कि हम पूरी दुनिया से पीछे हट चुके हैं, इतने पिछड़े हो चुके हैं कि दुनिया भर के लोग मुसलमानों का मजाक बनाते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने खुद से दीन को ना पढ़ाया ना समझा है और दीन को पढ़ के समझ के अपने तक रखें और इम्प्लीमेंट करके आप अपने बेहतर इंसान बने, पढ़े लिखे आगे बढ़े। बस इतनी सी बात है, बाकी तो जी। सब कुछ बदल जाएगा अगर छोटी-छोटी चीजें कोशिश की जाए तो। जी, अमारा साहिबा आप प्लीज़ अपने क्लोज़िंग रिमार्क्स दें। एक वो चीज़ बताएँ जी कि जिसको आप चाहेंगे कि पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए उनके उनके फ़ायदे के लिए आपकी रियासत कोई कदम उठाए और कोई बदलाव लेकर आए? क्या इंडिया के लिए भी कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हैं जी। अच्छा, मैंने इसलिए कि मैं दोनों एंगल पे हम बात कर रहे हैं और मुस्लिम्स की बात करें, तो हुँ, हुँ। इसलिए मैं बात करना चाह रही हूँ। जहाँ तक मैं देखती हूँ या समझती हूँ, मुझे लगता है कि इंडिया का कल्चर जो है वो भी बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का वॉयलेंट किस्म का कल्चर है। आप वहाँ पे भी देखें आए दिन के जुलूस, ये चीज़ें और जब वहाँ पे रिएक्शनरी फिर इस्लाम के से जो लिंक हैं लोग वो भी उसी तरह से बिहेव करते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा वो अपने कल्चर को और उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो मुस्लिम्स जो हैं वो रिएक्शन में उतना ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से एक्सप्लॉइट होते हैं उन लोगों से जो फिर उनको दीन के नाम पर मज़ीद एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उनका हल तो मैं यही समझती हूँ कि एक तो मेजॉरिटी में है और मैं ये समझती हूँ कि हिंदुइज्म जो है उसमें सेकुलरिज्म था या उनकी बर्दाश्त थी, लेकिन इतने सालों के साथ मुसलमानों के साथ रह के और मुसलमानों में थोड़ा सा फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म ज्यादा होता है तो उनको रिएक्शन के तौर पे उन्होंने भी उनके साथ वैसे ही सलूक करना शुरू कर दिया है। बाकी जहाँ तक मैं उस कल्चर को जानती हूँ, जितना वो होली है, दिवाली है एंड देयर आर सो मेनी अदर मौके हैं ना, तो उस पे वो जितना पार्टिसिपेट करते हैं तो जब दूसरी कम्युनिटी होती है ये बिल्कुल ही नॉर्मल और एक नेचुरल रिएक्शन है कि उन्होंने भी उतने ही जोश और खरोश से उसके साथ अपने में भी शामिल होना होता है। तो उसका तो मैं सोल्यूशन ये समझती हूँ कि वहाँ के जो मौलाना हजरात हैं उनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि आप करें, आप जो भी सेलिब्रेशन करनी है करें, पीसफुली करें, लेकिन अपने मदारिस में और बाकी जगहों पे अगर आपको बेहतरी आपकी चाहिए तो आप साइंस और एजुकेशन को साथ शामिल करें, मदारिस के जो है वो भी उसमें बदलें। और अगर मैं पाकिस्तान की तरफ आती हूँ तो पाकिस्तान में मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी स्टेट है, ये जो हमारे बड़े हैं, मैं समझती हूँ कि वो चेंज लेकर आ सकते हैं जो वसीम साहब भी फरमा रहे थे। डेमोक्रेसी मैं कहती हूँ 100 साल भी चल ले तो जो जिस किस्म की डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चलती है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। यहाँ पर एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की पार्टी लाकर, रिलीजियस किस्म की पार्टीज लाकर खड़ी कर दी जाती हैं, जो आपकी जो भी प्रोग्रेसिव होने लगते हैं पॉलिटिशियन उनको वो पीछे धकेल देते हैं। मेजोरिटी को अब इतना जाहिल रखा होता है कि फिर वो फॉलोइंग बढ़ा देते हैं। तो हमारी स्टेट को जो हमारे जो मौलाना हजरात हैं या उनकी जो पार्टीज हैं उनको कंट्रोल करना होगा, उनके ऊपर कि उनको क्या बात करनी है, क्या उनको स्टेट कंट्रोल्ड होना चाहिए। उनको सेकुलरिज्म की तरफ ज्यादा ना सही लेकिन थोड़े बहुत कदम उठाने चाहिए। जो बात बेबात आप ड्रेसेस पे तनकीद कर रहे हैं, आप औरतों के लिए कर रही है चीजें, ये स्टेट कंट्रोल कर सकती है। और स्टेट जो दूसरा काम कर सकती है वो ये कर सकती है कि मदारिस, अर्शद साहब को पता होगा कि लाखों की तादाद में मदारिस हैं और आपको शायद अंदाजा ना हो 25 करोड़ बच्चे तो बाहर हैं, लेकिन इनसे 25 लाख और उतने ही बच्चे मदारिस में। और आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि उसका आउटकम, वो जब बाहर निकलते हैं मदारिस से उनके पास कोई स्किल नहीं होती, कोई तालीम नहीं होती, कोई जॉब नहीं होती, कुछ नहीं होता उनके पास। स्टेट को चाहिए। अब ये मौलवी जिनकी ये इसके ऊपर इजाजत वो एक आप यूं समझ लें कि वो कंट्रोल है, फायदा हासिल करे, वो क्यों चाहेंगे कि मदारिस बंद करें? स्टेट का काम है कि वो मदारिस के अंदर वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदले और वो स्टेट कर सकती है। जितनी पावरफुल हमारी स्टेट है
क्योंकि यहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं है, यहाँ पे हमारे जो बड़े हैं उनका होल्ड है, वो ये कर सकते हैं अगर वो हिम्मत करें और उनका सिलेबस बदलें और उनको एजुकेशन बेहतर करें। जो हमारा निसाब तालीम है, मैं कुछ भी और बदलना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पे क्लब बनाएं, मूवीज बनाएं, तफरीह के मौके दें। फिलहाल आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतनी फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी है जितनी आप सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तफरीह के मौके जीरो हैं। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि मदारिस के भी और स्कूलों के भी निसाब को बदलें, और ये हमारे बड़े कर सकते हैं, उनके पास पावर है। निसाब को बदलें, उसको साइंटिफिकली उसको बिल्कुल उसको करें और उसको इंसानियत के बेस पे करें, रिलीजन को कम से कम उसमें इन्वॉल्व करें। मेरे ख्याल में तो यही इसका सोल्यूशन हो सकता है, और अगर ये करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अरशद साहब, आपके पार्टिंग कमेंट्स प्लीज़। आप क्या कहेंगे? अब तक हमारी हिंदुस्तान से जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि हमें कोएग्जिस्टेंस सीखनी होगी। एक-दूसरे के साथ में इंसान बन के रहना सीखना होगा। अमारा इफ्तिकार साहिबा ने कहा है कि दीनी मदारिस के ऊपर कोई हमारी नई पॉलिसी बननी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं अब जी चूँकि पहले ही मैं बदनाम हो गया हूँ तो मैं आपको पॉजिटिव नोट ही देना चाहता हूँ। उसमें ये है कि सच्ची बात है, पाकिस्तान ने अगर बदलना है और बदल सकता है, पाकिस्तान का बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान एक शानदार मुल्क है, सच्ची बात है, ये एक हकीकत है। और जो हम 25 करोड़ हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लोग। लेकिन सबसे पहला काम और एक काम जो चाहिए, वो चाहिए इंडिया के साथ हम अपना कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करें। जब तक देखें, जब तक हम इंडिया से दुश्मनी ख़त्म नहीं करेंगे, ये हिंदू नफ़रत का प्रोजेक्ट हम बंद नहीं करेंगे, पाकिस्तान प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो ये एक चेन रिएक्शन होगा। हमें सबसे पहले इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशन, एक अच्छे हमसाए वाले रिलेशन, और ये जो फजूल किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हमने पाला हुआ है या पाले हुए हैं, ये इनको हमें बैकफुट में लेके जाना होगा। पाकिस्तान की उसी दिन से, उसी वक़्त से मटेरियल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। फिर हमें मजहबी जो फंडामेंटलिज्म है, जो मजहबी फैनेटिसिज्म है पाकिस्तान के अंदर, वो भी इंडिया के साथ जुड़ा, इंडिया की नफरत के साथ जुड़ा हुआ है। जो ही ये इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हमारा खत्म होता है, हम पाकिस्तान जो है वो राइट ट्रैक पे आएगा, और एक जो है आप देखेंगे कि हर चीज़, पाकिस्तान की हर चीज़ बदल जाएगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें वसीम अल्ताफ़ साहब ने भी दोबारा जॉइन किया है। माफ़ करें, इनके इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। वसीम साहब देर आए दुरुस्त आए। जाने से पहले अपने पार्टिंग कमेंट्स दें साहब, कि आप क्या ऐसी कोई एक मशवरा दें हमें कि जो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर हमारी हुकूमतें कोई कदम उठाएँ, जिससे कि मुसलमानों के ये जो हालात हैं, इनमें कोई तब्दीली आए? देखिए जी, मैं अगर एक आप मेरे से मशवरा माँगेंगे ना, तो मैं वही बात करूँगा कि अरशद साहब ने की है कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, इंडिया के साथ हमने कोऑपरेट करना है, और जब हम इंडिया के साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को एस्टैब्लिश करेंगे और ट्रेड रिलेशंस डेवलप करेंगे, हमारे लोग यहाँ से वहाँ जाएँगे, वहाँ के लोग वहाँ से यहाँ आएँगे, हम स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, फ़िल्म में, म्यूज़िक में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, सोशल सिक्योरिटी में, इन तमाम एरियाज़ में हम एक-दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, तो डेफ़िनिटली फिर जो इंडियन सेकुलरिज़्म है, वो हमारे यहाँ भी आएगा। क्योंकि जब आप किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं, तो फिर यूँ होता है कि जो प्रोग्रेसिव कल्चर होता है, जो एक ग्रोइंग कल्चर होता है, वो अफ़ेक्ट करता है उस कल्चर को जो कि ज़रा थोड़ा-सा उसके मुकाबले में ज़रा पीछे होता है। यानी एक प्रोग्रेसिव कल्चर एक अंडर डेवलप्ड कल्चर को मैं तो ऐसे कहूँगा, वो अफ़ेक्ट करता है। तो जो इंडियन कल्चर है, मैं समझता हूँ, अगर वहाँ से हम वहाँ पे ताल्लुकात हम अपने बेहतर बना लेते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर ये होगा कि वो जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं, जो एनलाइटनमेंट की वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ पे आएँगी। और ना सिर्फ़ इंडिया, बल्कि हमें बाकी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, और ना सिर्फ़ रीजनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं। तो डेफ़िनेटली फिर हालात यहाँ पे बेहतर होंगे। अपना फिर इसके अलावा अगर 1-2 चीज़ें और आप पूछना चाहें, तो हमें अपना जो करिकुलम है उसको बदलना है। तो ये पॉजिटिव वीडियो देख के अच्छा लगा कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सुधार चाहते हैं मुसलमानों के अंदर, जो चाहते हैं कि इनकी कट्टरता समाप्त हो जाए और वो भी एक मेन स्ट्रीम दुनिया के साथ जुड़े, उनका भी विकास हो, मानसिक और जो भी कह सकते हैं आप, वो लोग भी आगे बढ़ें, दुनिया से कदम मिलाकर चलें, और ये जो मास्टर है पूरा सुधार लाए पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और जो बाकी दुनिया है वो भी, कि ये कट्टरता से बाहर आए, ये एक जो जहनी सोच है, अपंगता है, उससे बाहर निकले और प्रोग्रेसिव समाज का हिस्सा बने। वही 1400 साल पुरानी जो चीज़ें हैं मन घड़ंत, उनसे छुटकारा पाए और सबका भला सोचे, अपना ही नहीं। उनकी जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, वो सिर्फ मुसलमानों तक सीमित है, ऐसा ना हो, सबकी सोचे, आसपास के लोगों से प्यार करे, वो काफिर वाली नज़र से ना देखे, तभी कुछ हो सकता है, वरना तो इनका अल्लाह ही मालिक है, वो तो मैं कहूँ क्या। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगली वीडियो में।